गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे करंट अफेयर्स सेशन में। और हमेशा की तरह आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की एक वंडरफुल कोट के साथ। तो जैसा कि लिखा हुआ है, मंजिल को पाने की चाह कल भी थी और कल भी रहेगी। मंजिल को पाने की चाह कल भी थी और कल भी रहेगी। जिंदगी तो बस एक बार मिली है, बस मजबूत हौसले हो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल, क्या खूब बात लिखी हुई है। अगर आपके मन में मंजिल को पाने की चाह है तो वो हमेशा से ही है और वो कल भी रहेगी। अगर वह एक दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है कि इस चीज़ को अब मैं पाकर ही रहूँगा और इस चीज़ को पाने के लिए मैं दिन रात अपनी एक कर दूँगा, तो बस ज़िंदगी तो आप सभी को एक ही बार मिली है, तो इसी ज़िंदगी में आपको वह मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस शर्त है कि आप अपने हौसलों को मजबूत रखें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें। हर दिन अपने पिछले बीते हुए दिन से और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं और भी नई नई चीज़ें सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। So let's start with the current affairs. The number one news is about global health, intellectual property and trade bodies, and this topic is very much relevant for the GS paper 3 and GS paper 2 of the UPSC mains examination. So let's see what is in the news. The heads of the global health, intellectual property and trade bodies on June 24, 2021 announced a joint platform to help the countries around the world plug the gaps in accessing the COVID-19 vaccines, technologies and treatments. जो ग्लोबल हेल्थ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड बॉडीज़ के जो हेड्स हैं, इन तीनों बॉडीज़ के हेड्स ने 24 जून 2021 में अनाउंस किया है कि एक जॉइंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ताकि ऐसे देश जहाँ पर मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिन तक की वैक्सीन्स प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रही हैं, जिनके लोगों का प्रॉपर वे में इनोक्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये तीनों बॉडीज़ मिलकर उन देशों के बीच में ये जो गैप बन रहा है, मतलब जैसे देखिए कि यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन को काफ़ी हद तक अच्छे से स्टार्ट भी किया है एंड डेली जो वैक्सीनेशन रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, एंड ये अच्छी बात है। तो इसी दुनिया में इसी पृथ्वी पर ऐसे भी देश हैं जहाँ पे महामारी अभी भी है और वहाँ के लोगों तक वैक्सीन्स अच्छे से अवेलेबल नहीं हैं। तो ये जो गैप आ रहा है वैक्सीन के होने में कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ के बीच में, तो इसको ये तीनों बॉडीज़ मिलकर इस गैप को कम से कम करने की क्या करेंगी, पूरी की पूरी कोशिश करेंगी। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO and the World Trade Organization WTO said that through the platform, countries will be able to access the expertise in places where the three fields cross over in battling the pandemic. तो WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तीनों ने मिलकर ये कहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू जो ये गरीब देश हैं जहाँ तक वैक्सीन्स जो है प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रही हैं, जो ये वैक्सीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तीनों मिलकर जो है अपनी एक्सपर्टीज़ की मदद से जो है इन देशों की क्या करेंगे, मदद करेंगे, ताकि जो है हर उस हद तक जो है इन देशों की हेल्प की जा सके, ताकि इस पैंडेमिक को क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके। The joint platform by WHO, IP and WTO will provide a one-stop shop that will make available the complete range of expertise on access, IP and trade matters provided by the organizations as well as other partners in a coordinated way. अब ये तीनों bodies मिलकर एक one-stop solution provide करेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर जितनी भी एक्सपर्टीज़ चाहिए है, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए है एंड जो भी पर्टिकुलर चीज़ जो है इन कंट्रीज़ को वैक्सीन अवेलेबल कराने के लिए चाहिए है, ताकि पैंडेमिक को टैकल किया जा सके, वो सारी हेल्प ये तीनों बॉडीज़ मिलकर क्या करेंगी, कोऑर्डिनेटेड वे में हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। द प्लेटफॉर्म टू टैकल द पैंडेमिक विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेट्स इन एसेसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द अनमेट नीड्स फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन्स, मेडिसिन्स
as well as other related technologies। अब ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये WHO, IP और WTO तीनों साथ मिलकर आए हैं, ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा कंट्रीज को ताकि जो है एसेस किया जा सके और प्रायोरिटाइज किया जा सके उन एरियाज को जहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन्स, मेडिसिन्स और जो भी पैंडमिक से रिलेटेड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरीके की किसी भी कैटेगरी की जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं इस पैंडमिक को टैकल करने के लिए, वो सारे कदम ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर उठाएंगी। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। And sharing technology to tackle the COVID-19 pandemic has been an increasingly hot topic in the fight against the pandemic। And जब से ये महामारी चल रही है तो ये टेक्नोलॉजी को शेयर करना ताकि कोविड-19 पैंडमिक की जड़ें जो हैं क्या की जा सके, उसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल वो जड़ से उखाड़ के फेंक दी जा सकें कोविड-19 पैंडमिक की। अब देखिए कोविड-19 की पैंडमिक की जो जड़ें हैं वो तभी जड़ से उखाड़ के फेंक पाएंगे जब तक जो है जब हम प्रॉपरली अपनी पॉपुलेशंस को वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है, अब पूरी पॉपुलेशंस वैक्सीनेट कब होंगी, अब देखिए अगर एक बंदा भी वैक्सीनेटेड नहीं है तो समझ लीजिए कि हम सेफ नहीं हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए एक कंट्री में सभी वैक्सीनेट हो जाते हैं और वहीं कोई दूसरा देश है जहाँ पे आज भी लोग उस पर्टिकुलर महामारी से जूझ रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी का ये इनिशिएटिव होना चाहिए है कि हम सभी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें ऐसी कंट्रीज़ को मदद करने के लिए ताकि वो भी अपनी पॉपुलेशंस का क्या रख सकें, ध्यान रख सकें, उन्हें भी जल्दी से जल्दी इनोक्यूलेट किया जा सके एंड उनकी पॉपुलेशन भी जो है अपनी जो ग्रोथ है उसको रिज्यूम कर सके। ओके, मतलब जो भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड व्हाटएवर जो भी उनके काम है उसको वो एक नॉर्मल लाइफ जैसे हम प्री पैंडमिक वे में जीते थे वैसे जी सके, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ, प्रॉपर कोविड बिहेवियर के साथ। ठीक है, एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कॉलिंग फॉर अ टेम्पररी वेवर ऑन IP राइट्स फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन्स टू बूस्ट प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर बाय इंक्रीज एक्सेस टू द डोजेज इन पुअरर कंट्रीज वेयर द इम्यूनाइजेशन रेट्स आर वे लोअर। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है उसने भी जो है कॉल किया है, उसने भी कहा है एक टेम्पररी वेवर के लिए IP राइट्स पर फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन्स ताकि जो प्रोडक्शन है कोरोना वायरस वैक्सीन्स का पूरी दुनिया में उसे क्या किया जा सके, उसे एक तरीके का बूस्ट दिया जा सके। ठीक है, ताकि एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर वैक्सीन्स जो है प्रोड्यूस की जा सके। मैं जानती हूँ आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी IP राइट्स के बारे में। देखिए IP राइट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जब ये कोविड-19 पैंडमिक आया था तो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने एक वैक्सीन बनाई ताकि लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, अब वो वैक्सीन किस तरीके से बनी, क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ था, कि कौन से केमिकल्स का यूज़ करके उसे बनाया गया है, क्या तरीका था, प्रोसीजर क्या था, वो सब मैंने खुद का अपना डिस्कवर किया, खुद का मेरा वो इन्वेंशन है। ठीक है, अब मैं अगर मान लीजिए अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बन जाऊं और मैं उस वैक्सीन को सिर्फ ये कहूँ कि नहीं ये जो मैं वैक्सीन बना रही हूँ इसको बनाने का तरीका मैं और किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो क्या अगर मैं अकेले भी वैक्सीन्स बनाऊँ तो मैं पूरी पॉपुलेशन को थोड़ी ना क्या कहते हैं वैक्सीनेट कर पाऊंगी। अगर मैं अपने जिस फॉर्मूले से मैंने उस वैक्सीन को बनाया है, जो प्रोसीजर मैंने यूज़ किया है, अगर मैं और लोगों के साथ उसे बांटूंगी तो क्या होगा, मुझ जैसे और भी लोग जो है आएंगे आगे ताकि वो उन वैक्सीन को बनाने में क्या कर सके, एक बूस्ट मिलेगा। जहाँ मैं अभी एक वैक्सीन बना रही थी, अगर मान लीजिए 10 लोग भी आते हैं तो अब एक की जगह एक ही दिन में कितनी वैक्सीन बन जाएंगी, 10 बन जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए 100 लोग आते हैं तो पहले एक बन रही थी जो कि सिर्फ मैं बना रही थी। ठीक है, तो यही IP राइट्स होते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ है, किसी चीज़ का इन्वेंशन जो है एक पर्टिकुलर पर्सन ने किया है तो उसको बनाने का जो भी फॉर्मूला है, जो भी उसको बनाने का प्रोसीजर है, तो वो उसके पास पूरे IP राइट्स होते हैं कि भाई जो चीज़ उसने बनाई है वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। बट देखिए अब क्योंकि ये तो हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, अब ऐसी महामारी के वक्त पे अगर हम इस बारे में सोचेंगे, इतने सेल्फिश बनेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आगे ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट। आई मीन अगर आप जो है इस तरीके से इंसानियत को ख़त्म कर देंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है आपकी इस इन्वेंशन का। हम सभी को आगे आना चाहिए है एंड इसीलिए WHO ने भी कहा था कि जो है टेम्परेरी वेवर दे देना चाहिए है IP राइट्स को, ताकि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन्स हैं उनके प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिल सके पूरी दुनिया में एंड पूरी दुनिया में अच्छे से प्रोडक्शन हो सके एंड जो गरीब देश भी हैं उनकी भी अच्छे से मदद की जा सके। आई होप आपको
आईपी राइट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स में अपना डाउट लिखकर मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो on this topic of IP rights. The next news is about pneumococcal conjugate vaccine PCV, and this topic is very much relevant for the GS3 and GS2 of the mains examination of the UPSC. The Odisha government on June 24, 2021 announced that it will launch pneumococcal conjugate vaccine PCV under the universal vaccination program on June 30, 2021. उड़ीसा की सरकार ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नमेंट ने क्या है, किस स्टेट का इनिशिएटिव है ये उड़ीसा का इनिशिएटिव है। उड़ीसा की सरकार ने 24 जून 2021 को ये अनाउंस किया है कि ये न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च करेगी ताकि जो है एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है चलाया जा सके स्टेट में। एंड पीके मोहापोत्रा, Additional Chief Secretary, wrote to district and municipal authorities, the introduction of PCV in the routine vaccination will benefit nearly 8 lakh young children annually in the state in reducing the risk of morbidity and mortality due to pneumonia and meningitis among children in the state. अब देखिए, ये जो न्यूमोनिया जैसी बीमारी है, इनका नाम आपने सुना होगा, बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड मेनिंगिटिस, ये जो दोनों बीमारियां हैं, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्हीं दोनों बीमारियों से बचाने के लिए कि ताकि कोई और बच्चा जो है इन बीमारियों से सफ़र ना करे, इसीलिए इस वैक्सीन को बनाया गया है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और इसी वैक्सीन को जो डेली अभी ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है कोविड-19 पैंडेमिक की, इसके साथ क्या किया जाएगा, एक अलाइन वे में यानी कि कोऑर्डिनेटेड वे में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा ताकि जो स्टेट में 8 लाख यंग बच्चे हैं उनको इन बीमारियों से बचाया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप ये याद रखिएगा कि उड़ीसा की सरकार का इनिशिएटिव है, यानी कि बेसिकली द इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। The pneumococcal conjugate vaccine has been developed by the Serum Institute of India in association with the Bill and Melinda Gates Foundation. ये जो वैक्सीन है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, किसके साथ मिलकर, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। द म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स along with their health team and senior officers will participate in the state's virtual launch of PCV. अभी जो भी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होंगे, कलेक्टर्स होंगे, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स होंगे, ये सभी जो है हेल्थ टीम के साथ और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर जो है इस क्या कहते हैं न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के लॉन्च में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। And state level launching of pneumococcal conjugate vaccine will be followed by district level launching with all COVID-19 protocols in place. COVID-19 के सारे protocols को ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। All adequate information, education and communication, IEC activities like banners, media briefing, hoarding, स्वास्थ्य कंठा, etc. will be done to promote awareness about the PCV launch among the community. And जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी, एजुकेशन होगी और कम्युनिकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम सभी जानते हैं, जैसे कि बैनर्स हो गए। एक बात बताइए, इस वैक्सीन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगाया जा सके, अब देखिए जैसे अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है तो लोग ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि वो हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, ठीक है, एंड उनके मतलब र्यूमर्स उनके दिमाग में फिट कर दिए गए हैं कि नहीं वैक्सीन लगवाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बजाय इस बात को उन्हें अवगत कराने के कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो वो भी सेफ रहेंगे, उनकी फैमिली सेफ रहेगी एंड जो भी सोसाइटी में जो उनके साथ इंटरैक्ट करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन सेफ रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोई भी अच्छा इनिशिएटिव होता है उसके खिलाफ जो है र्यूमर्स फैलाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये भी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो कुछ लोग होंगे, कुछ एलिमेंट्स हमेशा ऐसे होते हैं जो कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है, तो कुछ एलिमेंट्स हमेशा ऐसे होंगे जो कि उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके अच्छे काम में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें बहुत गलत है। सो इसीलिए ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम उड़ीसा स्टेट में होने वाला है तो इसको भी प्रमोट करने के लिए बढ़िया बढ़िया बैनर्स लगाए जाएंगे, मीडिया में इस चीज़ को जो है ब्रीफ किया जाएगा एंड होर्डिंग्स लगवाई जाएंगी, ठीक है। एंड ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं इन्हीं की मदद से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है फ्यूचर में क्या हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा, ताकि इस स्टेट के 8 लाख बच्चों को जो है बचाया जा सके न्यूमोनिया जैसी और मेनिंगिटिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए। Third is coming from the country of Japan.
The Japan ratified the Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, and this topic is relevant from the point of view of the GS2 mains examination of the UPSC and GS3 as well. So Japan on June 25, 2021 ratified the Regional Comprehensive Economic Partnership, which is a free trade agreement between Australia, China and the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. सो जो जापान है उसने 25 जून 2021 को जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को रेटिफाई कर दिया है। अब ये RCEP क्या है? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया और श्रीलंका को ले लेते हैं एज एन एग्जांपल। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही नॉर्मल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहते हैं दोनों कंट्री की। मतलब इंडिया से कोई सामान श्रीलंका में जा रहा है और श्रीलंका से कोई सामान इंडिया में आ रहा है, तो मान लेते हैं कि जो टैरिफ्स लगते हैं, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई सामान श्रीलंका में जा रहा है, तो वहाँ पे जब वो सामान पहुँचेगा तो उस पर बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी होती है, टैरिफ्स होते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी होती है। तो ये सारी ड्यूटीज अब क्या करेगा, श्रीलंका और इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मान लीजिए आज साइन कर लिया और ये कहा कि ना ही तो आप तुम कोई ड्यूटी लगाओगे ना ही मैं कोई ड्यूटी लगाऊंगा। सो ये क्या होता है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो टैक्स वगैरह इनको रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, एंड एक तरीके से फ्री ट्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आई होप आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा। अब ये किन किन देशों के बीच में है, ये ऑस्ट्रेलिया, चाइना और एशियान जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कंट्रीज़ हैं एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की। सो ये इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी है, एंड आई विल सून मेक इट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो द जापान हैज़ बिकम द थर्ड मेंबर टू रेटिफाई द एग्रीमेंट। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बाद ये जापान जो है ये थर्ड मेंबर बन गया है इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने के लिए। ये न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि ये RCEP जैसा टॉपिक मैंने अक्सर कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा है। ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है हमेशा से, क्योंकि इसमें आपको भी लेटर में एक और चीज़ बताऊंगी, इंडिया से रिलेटेड भी इसमें एक चीज़ है जो कि हम सभी के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये जिसे कि 15 कंट्रीज़ ने 15 देशों ने साइन किया था नवंबर 2020 में, तो इसका जापान भी क्या बन गया है, थर्ड मेंबर बन गया है, हु हैज़ रैटिफाइड दिस एग्रीमेंट। अमंग द सिग्नेटरीज चाइना एंड सिंगापुर हैव कंप्लीटेड द रैटिफिकेशन प्रोसीजर्स। अब ये जो भी इसके सिग्नेटरीज हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, ठीक है, चाइना और सिंगापुर का जो रैटिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। Next news is about Niti Aayog, and this topic is relevant from the point of view of GS2 of mains UPSC examination. Niti Aayog recently organized a national consultation on prevention of maternal, adolescent and childhood obesity. नीति आयोग ने recently जो है एक national consultation organize किया है, ताकि जो माताएं होती हैं, जो adolescent होते हैं, adolescent वो बच्चे जो कि अपने चिल्ड्रन यानी कि अपने बचपन से और अपने क्या कहते हैं एडल्टहुड में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, यानी कि बेसिकली वो बच्चे जो 12 से 19 साल के बीच में होते हैं, ठीक है, वो बच्चे, और साथ ही में जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड मतलब जो बचपन में है अभी, यानी कि 7, 8, 9, 10, 6 या 5 साल तक के बच्चे, तो इन बच्चों में ओबेसिटी, आजकल हम सभी जानते हैं ये ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये कॉमन इसलिए है क्योंकि आजकल के टाइम में लोग जो हैं वो फिजिकल वर्क को बहुत अवॉइड करते हैं। मैंने देखा है अक्सर पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट देयर हेल्थ, एंड ना ही तो वो योगा परफॉर्म करते हैं, ना ही वो योगा करते हैं, ना ही वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चे रात दिन, अब जैसे कि अभी लॉकडाउन्स चल रहे थे, अभी हम सब घरों में हैं, ठीक है, अभी भी बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी भी हम लोग घरों में एंड हम अभी भी हम जो है सोशल इंटरेक्शन के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर पे क्या करते हैं, फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते क्या होता है कि हमारी जो ओबेसिटी है वो बढ़ती जाती है, ओबेसिटी लेवल बढ़ता जाता है, एंड बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है उनकी हेल्थ पर, ठीक है। तो इसीलिए नीति आयोग ने जो है इसके ऊपर एक नेशनल कंसल्टेशन अभी ऑर्गेनाइज की थी, ताकि इस मेटर्नल, एडोलेसेंट और चाइल्डहुड ओबेसिटी को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन व्यू ऑफ राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन एंड वुमेन ओवर द पास्ट डिकेड, ठीक है। पिछले दशक में देखा गया है कि बच्चों में और माताओं में, यानी कि औरतों में ये बहुत ही ज़्यादा
तेजी से बढ़ रही है ओबेसिटी की प्रॉब्लम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ऑल्सो शोड रीसेंट स्पर्ट इन सच केसेस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी ये बताया है कि ऐसे केसेस में जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही हैं। ड्यूरिंग द नेशनल कंसल्टेशन ग्लोबल एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन बॉडीज एंड डिफरेंट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज presented evidence regarding the increasing prevalence of obesity and best practices for obesity reduction। अब ये जब नेशनल कंसल्टेशन हो रही थी तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने और जो यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस पॉसिबल हो सकती हैं। अ कंसेंसस वाज रीच्ड ऑन द नीड फॉर द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज अ होल टू टेक स्टेप्स टू टैकल द ट्विन न्यूट्रिशन चैलेंज ऑफ ओबेसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन। अब देखिए एक कंसेंसस जो है रीच हुआ है ताकि सरकारों को और समाज को जो है साथ में मिलकर आना चाहिए है, एक साथ में एक कदम उठाना चाहिए है ताकि ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये न्यूट्रिशन चैलेंज जो है ओबेसिटी का, ठीक है, और एक ये जो अंडर न्यूट्रिशन लोग होते हैं, इन दोनों चैलेंजेस को क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके। Fifth news is that China operationalized its first fully electrified bullet train in the remote Himalayan region of Tibet। चाइना ने अपनी जो पहली इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन है उसको जो तिब्बत का हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर उसे ऑपरेशनलाइज इन द सेंस कि मतलब उसको ऑपरेशन इन द सेंस कि उसका जो ट्रेन है वो चलनी वहाँ पे स्टार्ट हो गई है। चाइना ऑन जून 25, 2021 ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन इन द रिमोट हिमालयन रीजन ऑफ तिब्बत कनेक्टिंग द प्रोविंशियल कैपिटल लहासा एंड निंगिची which is a strategically located Tibetan border टाउन क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए कितना मतलब कितना डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही चालाकी कहते हैं, चालाकी तरीके से ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी लहासा से लेकर निंगेची तक। अब ये क्या है, ये जो दो रास्ते जो जुड़ रहे हैं ना, दो जगह जो जुड़ रही हैं, ठीक है, इस ट्रेन के माध्यम से, ये क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश के जो तिब्बत का बॉर्डर है ये अरुणाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोज है, ठीक है। द 435.5 किलोमीटर लहासा नयंगिची section of the Sichuan Tibet Railway has been inaugurated by the country ahead of the centenary celebrations of the ruling Communist Party of China CPC on July 1, 2021। अब देखिए 1 जुलाई 2021 को ये सेलिब्रेशंस होंगे, ये जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है CPC के, ठीक है। तो ये उससे पहले ये जो इनॉग्रेशन है कर दिया गया है क्योंकि 1 जुलाई भी आने वाली है, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट रन जिनजुआ न्यूज एजेंसी द फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे इन तिब्बत autonomous region opened on the morning of 25th June linking Lhasa with Nayangchi as Fuxing bullet trains enter the official operation on the Plateau region। अब ये बहुत ही जल्दी अपना ऑफिशियल क्या कहते हैं ऑपरेशन शुरू कर देंगी लहासा और नयंगिची के बीच में ये बुलेट ट्रेन्स, ओके। नाउ अब देखने वाली बात ये है द सिचुआन तिब्बत रेलवे बाय चाइना विल बी द सेकेंड रेलवे इनटू तिब्बत आफ्टर द किंगघाई तिब्बत रेलवे। अब देखिए ऐसा पहली बार नहीं है कि चाइना ये कोई पहली बार इसने कोई ऐसी इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन को यहाँ पे इस एरिया में चलाया है। इससे पहले भी चाइना जो है किंगघाई तिब्बत रेलवे को ऑपरेशनलाइज कर चुका है। द ट्रेन विल गो थ्रू द साउथ ईस्ट ऑफ द किंगघाई तिब्बत प्लेट्यू विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव एरियाज। अब ये जो ट्रेन है ये साउथ ईस्ट में जाएगी किंगघाई तिब्बत के जो पठार, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, ठीक है। एंड मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी एक सेपरेट वीडियो में प्लेट्यू और माउंटेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ये जो रीजन है जहाँ से ये ट्रेन निकलेगी ये वर्ल्ड का बहुत ही सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया है, ठीक। The Sichuan Tibet Railway will start from Chengdu, the capital of Sichuan province. It will travel through Yan and will enter Tibet via Kamdo. The rail will shorten the journey from Chengdu to Lhasa from 48 hours to 13 hours। अब ये जो रेल चलेगी ये चेंगडू से लेके लहासा की जो जर्नी है उसको 48 घंटे से कितना रिड्यूस कर देगी, 13 घंटे। यानी कि पहले अगर 48 घंटे लगते थे इन दोनों के बीच में जाने में, अब मात्र कितने लगेंगे, 13 घंटे। नेंगेची इज द प्रीफेक्चर लेवल सिटी ऑफ मेदोग विच इज एडजेसेंट टू द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इन इंडिया। अब ये जो नेंगेची है ये अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है
उसके पास है। चाइना हैज़ क्लेम्ड अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। चाइना जो है हमेशा से हर कहीं ना कहीं पर ये क्लेम करता ही रहता है, कभी कहता है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है, एंड पता नहीं मतलब ये चाइना हमेशा से ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सो उसी बोलने की जो उनका बोलने का शौक है, उसी शौक में उन्होंने एक बार कह दिया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत का पार्ट है। एंड ये हमेशा से ही इंडिया रिजेक्ट करता आया है, क्योंकि ये बात जो है इंडिया को रिजेक्ट भी करनी चाहिए है, ठीक है। वो क्यों हमारी जियोग्राफिकल एरिया को अपना बता रहे हैं, ठीक है। सो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना कवर्स द 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, ये 3488 किलोमीटर्स की लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में है। The director of the research department at the National Strategy Institute at Tsinghua University, Qian Feng, had earlier stated that if a scenario of crisis happens between India and China at the border, the railway will provide a great convenience for China's delivery of strategic materials. अब इनका कहना है, ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कोई भी क्राइसिस जैसी सिचुएशन होती है तो ये जो रेलवे बनाई जा रही है, जिसका नाम अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये क्या करेगी, एक बहुत ही ग्रेट कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगी चाइना को। क्योंकि देखिए अगर वो रेलवे लाइन, अब हमने भी अभी पढ़ा कि वो अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्लोज है, और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो उसके बहुत ज़्यादा पास में है, जो नेंगछी अभी एरिया का हमने नाम पढ़ा था, जहाँ तक वो ट्रेन चलेगी। तो क्या होगा कि अगर ऐसी कोई वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है तो ये चाइना के लिए बहुत ईजी होगा कि वो अपनी रेलवे की मदद से जो भी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मटीरियल्स हैं उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकती है जल्दी एंड अपनी मिलिट्री की हेल्प कर सकती है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना Xi Jinping in November 2020 had instructed officials to speed up the construction of the new railway project connecting Sichuan province to Nengchi in Tibet. He stated that the new railway line will play a key role in safeguarding border stability. And ये Xi Jinping जी का कहना है, ये जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं Xi Jinping, इनका कहना है कि इन्होंने कहा था 2020 में कि ये जो कंस्ट्रक्शन है नई रेलवे का, इसे जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, बूस्ट अप करिए इसे, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी कंप्लीट हो सकता है ये प्रोजेक्ट, इसे कंप्लीट कर दीजिए। एंड उन्होंने कहा था कि जो रेलवे लाइन है ये की रोल प्ले करेगी उनकी बॉर्डर स्टेबिलिटी में, यानी कि उनके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में। Sixth news is a very good news that Indian shooter Saurabh Chaudhary won the bronze medal in the men's 10-meter air pistol shooting at the ISSF World Cup 2021 in Osijek, Croatia on June 24 to 2021। सौरभ चौधरी जी जो कि मात्र 19 साल के हैं, ठीक है, इन्होंने स्कोर किए हैं 220 इन द फाइनल्स टू स्टैंड एट थर्ड प्लेस, वाइल सर्बियाज दामिर मिकेक वॉन सिल्वर एंड ईरान्स जावाद फरोगी वॉन गोल्ड। तो यानी कि ये जो शूटिंग का क्या था, मेंस 10 मीटर एयर पिस्तौल शूटिंग थी, कंपटीशन था एट दी ISSF वर्ल्ड कप 2021। कहाँ पे हुआ है ये ISSF वर्ल्ड कप 2021? ओसीजेक में हुआ है। ओसीजेक कहाँ पर है? ये कंट्री है क्रोएशिया, वहाँ पर है, ठीक है। कब हुआ था? 24 जून 2021 को हुआ था। एंड हमारे देश के जो सौरभ चौधरी जी हैं जो मात्र 19 साल के हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड ये हम सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। एंड सर्बिया के जो दामिर मिकेक हैं उन्हें सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। एंड जो ईरान के जावाद फरोगी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। एंड दिस इज सौरभ चौधरी 12th वर्ल्ड कप मेडल इन एडिशन टू हिज 1 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर्स एंड 8 गोल्ड्स। और ये सौरभ चौधरी जी का 12वें नंबर का वर्ल्ड कप मेडल है। साथ ही में इनके पास एक ब्रॉन्ज भी है, 2 सिल्वर्स भी हैं और 8 गोल्ड्स हैं। सो ये बहुत ही प्राउड की बात है हम सभी के लिए। While other Indian shooters at the shooting World Cup, namely Abhishek Verma, stood 5th in the men's 10-meter air rifle, while Manu Bhakar and Yashaswini Singh Deswal stood 7th and 8th respectively in the women's 10-meter air pistol final। अब देखिए सिर्फ सौरभ चौधरी जी ही नहीं बल्कि एक और इंडियन शूटर हैं जिनका नाम है अभिषेक वर्मा, ये 5वीं पोजीशन पर आए हैं। एंड मनु भाकर और
स्विनी सिंह देसवाल ये 7वें और 8वें नंबर पर आई हैं, यानी कि मनु भाकर 7वें नंबर पर आई हैं और यशस्विनी सिंह देसवाल 8वें नंबर पर हैं। ये वुमेन्स की कैटेगरी का रिजल्ट है, ठीक है। एंड दी ISSF वर्ल्ड कप 2021 बीइंग हेल्ड इन ऑसिजेक, क्रोएशिया विटनेस्ड 520 शूटिंग एथलीट्स फ्रॉम 47 कंट्रीज। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, इसमें पूरे के पूरे 47 कंट्रीज के 520 शूटिंग एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड सौरभ चौधरी एक इंडियन शूटर एथलीट हैं एंड ही वाज द यंगेस्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड एट द 2018 एशियन गेम्स इन द 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट। एंड ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट इंडियन एथलीट थे जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता था 2018 के एशियन गेम्स में इन द 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट। इन्होंने एक गोल्ड भी जीता था ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में, दैट वाज हेल्ड इन सुल जर्मनी में हुआ था, जो कि 2018 में। And Chaudhary is also the only Indian shooter to have won a gold medal in ISSF World Championship, ISSF World Cup, Asian Games, Asian Air Gun Championship and Youth Olympic Games। भाई देखिए इनके पास तो मेडल्स ही मेडल्स होंगे, ठीक है। एंड हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखिए आप अगर शिद्दत और लगन से अपने गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि शुरू में कुछ मुश्किलें आए, शुरू में आपको लगेगा, कभी ना कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा या कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगी। बट मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर आप अपने उस ख्याल को जो है अपने दिमाग से फेंक के मारे एक बार और उसके बाद दोबारा से उसी शिद्दत और लगन से लग जाएं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सफलता आपके कदमों में आके रहेगी, ज़रूर आके रहेगी। So coming back on our news, introduced by the International Shooting Sport Federation in 1986, the ISSF World Cup is the annual edition in the Olympic shooting events। ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने। और ये जो ISSF वर्ल्ड कप है, ये एक एनुअल एडिशन है ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स में। Seventh is that Israel is once again requiring its people to wear masks, and this topic is relevant from the GS2 paper of mains examination of UPSC। इसराइल जो है एक बार फिर से अपनी पॉपुलेशन को, जिसने कि बीच में न्यूज़ आई थी ना दैट इसराइल हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री विदाउट मास्क, इन द सेंस कि अब वहाँ पे मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को जो है इनॉक्यूलेट कर दिया था। सो इसीलिए जो इसराइल है उसने फिर से क्या कर दिया है कि अब वहाँ के लोगों को क्या पहनने पड़ेंगे? मास्क पहनने पड़ेंगे। इसराइल इज़ वंस अगेन रिक्वायरिंग इट्स पीपल टू वेयर मास्क इन indoor public spaces amid the coronavirus outbreak driven by the arrival of a new variant। क्योंकि नया वेरिएंट आ गया है तो ऑब्वियसली बात है भाई, अब उन्हें भी डर लग रहा होगा कि मास्क पहन लेने चाहिए हैं, ठीक है। एंड दी गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द सिटीजन्स दैट द मास्क मस्ट बी वोर्न इंडोर्स इन पब्लिक प्लेसेस फ्रॉम जून 25, 2021। और वहाँ की सरकार का कहना है, अभी न्यूज़ भी तो आई थी कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बदले गए हैं। तो आप एक बार कमेंट में लिखकर बताइए कि वहाँ के प्रधानमंत्री अब कौन बन गए हैं और पहले कौन थे। वैसे अगर आपने कॉमेंट्स में लिख दिया है तो मैं आपको जवाब भी बता देना चाहती हूँ। वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने 12 सालों तक वो प्रधानमंत्री रहे, उनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। एंड जो अभी हाल ही में बने हैं उनका नाम है नेफ्तली बेनेट, ठीक है। तो मतलब उन्होंने, नेफ्तली बेनेट ने बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का जो रूल है उसको क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया। आई मीन उन्हें हटा दिया कुर्सी से और अब वो उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर खुद बैठ गए हैं। नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्तली बेनेट, ठीक है। तो सरकार ने, जो ये नेफ्तली बेनेट की सरकार आई है, इन्होंने कहा है कि जो सिटीजन्स हैं उनको मास्क पहनने पड़ेंगे, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में। कब से? 25 जून से। एंड इजराइल अ वर्ल्ड लीडर इन वैक्सीनेशन। भाई ये बात तो बहुत सही है कि इन्होंने बहुत ही जल्द अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या कर लिया था? वैक्सीनेट कर लिया था। तो भाई इसे वर्ल्ड लीडर कहना तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वर्ल्ड लीडर तो है वैक्सीनेशन में इजराइल। एंड हैड रोल्ड आउट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कैंपेन्स इन द वर्ल्ड बाय इनॉक्यूलेटिंग सम 85% ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन। एंड इन्होंने क्या कहते हैं, ये मतलब पूरी वर्ल्ड के सामने एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कैंपेन का ये एक एग्जाम्पल भी सेट किया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपनी एडल्ट पॉपुलेशन के सम 85% जो पर्सनस हैं उनको क्या कर दिया था? इनॉक्यूलेट का मतलब होता है टीकाकरण, यानी कि वही वैक्सीनेशन, ठीक है। सो ऑल्सो इन रिसेंट मंथ्स द गवर्नमेंट हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट ऑल द restrictions as the number of active cases had plummeted। Eighth news is about new early human found in Israel।
So let's see what is in the news. Israeli researchers have found bones belonging to a new type of early human. अर्ली मैन के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा था बचपन में, देखा था कि नहीं, किताबों में तस्वीर बनी होती थी अर्ली मैन की, वो आग जलाता हुआ पत्थरों से बना हुआ होता था, ठीक है, एंड उसके शरीर पर जो है पत्ते के कपड़े होते थे। तो ये वही अर्ली मैन की बात कर रहे हैं इस न्यूज़ में। तो इजराइल के रिसर्चर्स ने बताया है कि हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिली हैं। किसकी बोन्स मिली हैं? टू अ न्यू टाइप ऑफ अर्ली ह्यूमन, एक नई तरीके के अर्ली मैन की, अर्ली ह्यूमन की। द लेटेस्ट डिस्कवरी हैज शेड न्यू लाइट ऑन द साइंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। और ये जो डिस्कवरी हुई है, ऑब्वियसली बात है, हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे एंड हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हम आए कहाँ से हैं, ठीक है। ये होमोसेपियंस जैसी स्पेशीज़ जो है, इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से है, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट डिस्कवरी है, इसने फिर से एक बार जो है रोशनी डाली है इस बात पर कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या मतलब क्या बात है ये, ठीक है। मिस्ट्री जैसी चीज़ें हैं जो हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सो नेशर रामला होमो, नेम्ड आफ्टर द place southeast of Tel Aviv, may have lived alongside Homo sapiens for more than 1 lakh years and may have also interbred। अब ये जो नेशर रामला होमो है, ये मतलब जैसे होमोसेपियंस होते हैं ऐसे नाम दे दिया गया है। अब इसको ये नाम क्यों दे दिया गया है? ये जो नई ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन की ये जो नई वो पाई गई है ना, बोन्स वगैरह पाई गई हैं, इसको नाम दे दिया गया है नेशर रामला होमो। इसको नाम क्यों दिया गया है? आफ्टर द प्लेस साउथ ईस्ट ऑफ टेल अवीव। एंड इसमें ये कहा जा रहा है इस रिसर्चर्स के द्वारा कि ये कम से कम 1 लाख साल तक ये जिए थे, एंड मतलब ये वाली जो स्पेशीज़ है, एंड उसके बाद इन्होंने इंटरब्रेड भी किया। इंटरब्रेड इन द सेंस, आई विल एक्सप्लेन दिस न्यूज़ इन अ सेपरेट वीडियो एज वेल, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। Ninth news is that Union Cabinet approves CRWC-CWC merger, and this topic is very much relevant from the GS2 point of view of the mains examination of UPSC. The Union Cabinet gave its approval to the merger of the Central Railside Warehouse Company with its holding enterprise Central Warehousing Corporation. Union Cabinet ने जो है अप्रूवल दे दिया है कि इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए है। किन दोनों को? सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी यानी कि CRWC को किसके साथ मर्ज कर देना चाहिए है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी कि CWC के साथ। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू यूनिफाई द सिमिलर फंक्शंस ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एक्सपेंडिचर। अब ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि दोनों ही कंपनीज की जो सिमिलर फंक्शंस हैं उनको एक साथ कर दिया जाए। अब देखिए, मान लीजिए मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक, एंड वही सेम काम मैं कर रही हूँ, वही सेम काम मेरी फ्रेंड कर रही है। अब लेकिन वो वहाँ बैठकर कर रही है अपने घर पर और मैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो हम बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पर हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास फ़ोन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अगर हमें साथ में बिठा के काम करने के लिए कह दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उस काम को करने में वो रिजॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है कि जो चीज़ उसे ना आती हो वो मैं बता दूँ, जो चीज़ मुझे ना आती हो वो मुझे बता दे। तो बिल्कुल इसी चीज़ के लिए डिसीजन लिया गया है ताकि इन दोनों की जो सिमिलर फंक्शंस हैं उनको एक साथ कर दिया जाए एंड एफिशिएंसी इंप्रूव हो और जो एक्सपेंडिचर है ना वो रिड्यूस हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ और है, व्हाट इज़ इंडेमनिटी एंड व्हाई वैक्सीन मेकर्स आर डिमांडिंग इट। ये इंडेमनिटी क्या है और वैक्सीन मेकर्स जो हैं इसको क्यों डिमांड कर रहे हैं। Indian government is very close to grant indemnity to foreign coronavirus vaccine makers such as Moderna and Pfizer। जो हमारी भारत की सरकार है ये बहुत ही ज़्यादा पास है ताकि जो क्या कहते हैं फॉरेन कोरोना वायरस वैक्सीन मेकर्स है, जैसे कि फाइज़र हो गई, मॉडर्ना हो गई, जो कि इंडियन कंपनीज थोड़ी ना आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब बाहर के देशों की कंपनीज हैं जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन्स बनाई है जिन्होंने, ठीक है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको इंडेमनिटी दे दी जाए। अब ये इंडेमनिटी है क्या, ठीक है, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ वो आपको समझ में भी तो आना चाहिए। सो इंडेमनिटी कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेज और लॉस। एक तरीके की एक इंश्योरेंस है, ठीक है। क्या है? इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन है कि अगर मान लीजिए इन कंपनीज को कोई भी डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, कोई घाटा होता है, तो इनको क्या दिया जाएगा, एक कॉम्पेंसेशन दी जाएगी, ठीक है। कॉम्पेंसेशन आप सभी समझते होंगे कि मान लीजिए आपने मुझे कोई कप दिया और वो मुझसे टूट गया,
ठीक। तो अब भाई आपका तो वैल्यूएबल कप था, मान लीजिए कि वो 90,000 का बहुत अच्छा कप लेकर आए थे किसी बाहर विदेश से, तो मैं आपको एज कॉम्पेंसेशन कुछ दूंगी कि भाई आपका कप तो मुझसे टूट गया है, वो तो मैं आपको दोबारा नहीं दे सकती, बट हाँ आई विल गिव यू सम मनी इन रिटर्न, सो दैट यू वोंट फील कि आपने कुछ, देखिए कप तो आपका टूट गया है लेकिन अब मैं उसे वापस तो नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉम्पेंसेट कर सकती हूँ उसके लिए। तो वही कॉम्पेंसेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। द मेकर सीक इंडेमनिटी सो दैट दे कैन गेट लीगल प्रोटेक्शन। और देखिए कॉम्पेंसेशन क्यों दी जाती है, ये इंडेमनिटी क्यों दी जाती है, ताकि ये जो कंपनीज हैं इनको लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। डे ऑफ द सी फेयरर, देखते हैं ये डे ऑफ द सी फेयरर क्या है। ईच ईयर June 25 is observed as the day of the seafarer that recognizes the invaluable contribution of seafarers towards international trade and the economy at large। देखिए seafarers कौन होते हैं, नाविक होते हैं जो नाव चलाते हैं, ठीक है। एंड 25 जून को ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये जो नाविक होते हैं इनका एक इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी एट लार्ज। देखिए आपने कभी ध्यान दिया है, आप कभी पूरे वर्ल्ड के मैप को देखिएगा, ठीक है, तो ये जो 7 यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे से ओशियन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखिए ओशियन से कनेक्टेड हैं तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जब एरोप्लेन्स वगैरह नहीं बने होंगे, एंड आज के टाइम में भी बहुत सारा जो ट्रेड है वो ओशियन के थ्रू होता है, हम सभी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ओशियन के थ्रू जो ट्रेड है वो एक तो चीप है, सस्ता है एयर और लैंड के मुकाबले। लैंड से तो खैर आप नहीं जा सकते क्योंकि भाई बीच में ओशियन पड़ रहा है। अगर आप सोचें कि भाई इंडिया से मैं अमेरिका जो है लैंड के थ्रू चला जाऊं तो भाई वो तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक। लेकिन जो सी है वो एयर ट्रेवल के हिसाब से क्या होता है, अगर कंपैरिजन करें तो वो सस्ता होता है। तो ये जो सी फेयरर्स होते हैं इनका एक इंटरनेशनल ट्रेड में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ही इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। द डे ऑफ द सी फेयरर 2021 is being observed as an opportunity to express our gratitude to seafarers who were on the front line amid the COVID-19 pandemic, facing difficulties around port access, resupply, repatriation, crew hangovers, etc. PM Narendra Modi on the day of the Seafarer 2021 said, "Sailors are indispensable to the world, including India." मतलब ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि ये जो सी फेयरर्स हैं इनको जो है एक तरीके का इनको बताया जा सके, इनको एक्सप्रेस किया जा सके कि दैट हाउ वैल्यूएबल वर्क दे आर डूइंग फॉर अस। जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम सभी तो देखिए घरों में बैठे थे, लेकिन ये वो लोग थे जो कि एक देश से दूसरे देश में क्या कर रहे थे, जाकर ट्रेड को कंटिन्यू रख रहे थे। एंड जब लॉकडाउन के दौरान, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था पिछले साल 2020 में, तो हमारे देश के कुछ लोग जो बाहर के देशों में थे, तो ये सी फेयरर्स ने भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए थे कि उन देशों से अपने देशों में वापस लाना उन लोगों को जो बाहर के देशों में फंसे हुए हैं। तो भाई इनका ये जो कंट्रीब्यूशन है एक महामारी के दौरान भी, तो भाई उसको हम सभी का क्या है, सैल्यूट है। एंड इसी चीज़ के लिए ये दिन भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जून को हर साल। मनसुख मांडविया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑल्सो ट्वीटेड। अभी मनसुख मांडविया, ये बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं या इस मिनिस्ट्री के मेन हेड मिनिस्टर कौन हैं। तो मनसुख मांडविया जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के हैं। एंड इन्होंने भी ट्वीट किया था कि जो सी फेयरर्स हैं ये एक इनडोमिटेबल फोर्स है बिहाइंड द अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन वर्ल्ड वाइड डिस्पाइट द पैंडेमिक। देखिए अगर आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर के देशों से इंपोर्ट होकर हमारे देश में आती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे देश से बाहर के देशों में जाती हैं इंपोर्ट होके। तो भाई ये सारा जो काम है ये कौन करवा रहा है, आई मीन ये सारे सी फेयरर्स हैं जो हमारी कहीं ना किसी लेवल पर हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ही सही, ठीक है, कि तभी तो वो सामान हम तक पहुंच रहा है जब वो उस देश से इस देश में लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए, और ये कभी भी हम लोगों को ये एहसास नहीं हुआ होगा कि जो सप्लाई है उसमें इंटरप्शन हो रहा है। हो सकता है थोड़ा डिले हुआ हो, लेकिन इन्होंने अपनी सर्विस को जो है कंटिन्यूसली पूरी शिद्दत और लगन के साथ कंटिन्यूस रखा। एंड बहुत ही ज़रूरी है कि इनके इस जज्बे को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे दिन हमेशा जो है सेलिब्रेट किए जाने चाहिए हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी दिनों के बारे में जागरूक करना चाहिए है।
ठीक है. So seafarers have been working on the COVID-19 front lines, maintaining the flow of vital goods such as food, fuel and medical supplies, the United Nations said. Seafarers are the indomitable forces behind the uninterrupted supply chain worldwide despite the pandemic. The theme for Day of the Seafarer 2021 is Fair Future for Seafarers. अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर थीम्स वगैरह जो इन डेज के होते हैं, तो इस बार का जो डे ऑफ द सीफेयरर 2021 का थीम था वो ये था फेयर फ्यूचर फॉर सीफेयरर्स. इसे आप अपनी किसी डायरी या किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे. The campaign for Day of the Seafarer 2021 will focus on encouraging governments to support seafarers amid the pandemic. अब यहाँ पे यही कैंपिंग चलाया जाएगा कि जो दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं ताकि इस महामारी के दौरान भी इन सीफेयरर्स को क्या किया जा सके, हेल्प किया जा सके. Campaign will throw light on issues relevant to seafarers after the pandemic, such as fair working conditions as per the ILO's Maritime Labour Convention, fair treatment of seafarers, fair safety, fair training, etc. The International Maritime Organization (IMO) on this day has called the seafarers to answer questions on what a fair future for seafarers looks like. So IMO ने भी कहा है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, कि इन्होंने सवाल पूछा है सीफेयरर्स से ही कि आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा सही फ्यूचर होगा आपके लिए, मतलब इन द सेंस कि आपकी लाइफ को और भी अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आपकी जो लाइफ है इसको और भी जो है इजी बनाया जा सके. एंड आपकी किसी ना किसी तरीके से आपके ये जो जज्बा है, ये जो आपकी मेहनत और लगन है, इसके लिए आपको सम्मानित किया जा सके और आपका जो फ्यूचर है वो भी एक तरीके से क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके. So friends, it's turn for the one-liners of the day. So let's see what is in the one-liners. India hosted the BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa Green Hydrogen Summit 2021 which took place virtually. इंडिया ने होस्ट की थी ब्रिक्स को तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, जो 5 देशों का ये समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. एंड इंडिया ने इसकी ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2021 होस्ट की, जो कि वर्चुअली, यानी कि ये वर्चुअली हुई थी इन द सेंस कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुई होगी जैसे कि जूम या गूगल मीट समथिंग. The event was anchored by NTPC Limited, a Maharatna CPSU Central Public Sector Undertaking under the Ministry of Power. ये इवेंट जो है एंकरिंग किसने की थी इसकी, NTPC Limited ने. ये महारत्ना CPCU है. CPCU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. एनटीपीसी लिमिटेड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आई होप. एंड हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन. इट हैज नो कार्बन फुटप्रिंट. अब ये जो समिट हुई थी इसका क्या नाम था इस समिट का, ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2021. तो इसमें यही कहा गया कि जो हाइड्रोजन है अगर इसे इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है कि इसमें कुछ भी आपको कार्बन नहीं मिलेगा, इसमें आपको अगर 0.1% भी कार्बन इसमें आपको नहीं मिलेगा, 0 कार्बन फुटप्रिंट होता है इसमें. एंड इट इज सेट टू प्ले अ मेजर रोल एंड बिल्ड ऑन द रैपिड इंक्रीज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड ये बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेगी, अदा करेगी. एंड मतलब हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से आजकल ये क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर इतना डेली बाय डेली बढ़ता जा रहा है. तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें कंट्रोल में करना है, अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान बनी रहे, तो हमें भाई ये जो मनुष्य ने ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करके एंड ये फैक्ट्रीज खोल के वटेवर ये भी जो भी चीज़ें की हैं इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर, इतने ज़्यादा लार्ज पेस पर, इन सारी चीज़ों को हमें जो है रिप्लेस करना पड़ेगा. जैसे कोल को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है. तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है. तो ऐसे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास एनर्जी के, हमें मूव ऑन करना चाहिए है. कोल, पेट्रोलियम, इन सब से क्या करना चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए है. और रिन्यूएबल जो सोर्सेज है एनर्जी के उनकी ओर ध्यान देना चाहिए है. 2021 का थीम ये है, इंडियाज थीम, ब्रिक्स @15 इंडिया ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस. एंड इस थीम को आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी इस साल इंडिया अगर इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है तो आपके एग्जाम्स में भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड
हो सकता है कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछ लिया जाए, सो बी रेडी फॉर दैट। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छूटे ना, इसीलिए मैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन करंट अफेयर्स में इंक्लूड करती हूँ एंड बहुत ही बार चेक करके मैं इस करंट अफेयर को यहाँ पर लेकर आती हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन लाइनर। Denmark signs framework agreement on ISA with India. Let's see what is it. The Ministry of External Affairs stated that the Kingdom of Denmark has signed the framework agreement of the International Solar Alliance Framework Agreement, an instrument of ratification with India. तो डेनमार्क जो एक कंट्री है, इन्होंने हमारी प्यारी इंडिया के साथ जो है एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। किसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। एंड इसके साथ जो है डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने कि रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को आफ्टर द अमेंडमेंट्स टू इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 8 जनवरी 2021। यानी कि जब इसमें बदलाव लाए गए थे इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में, उसके बाद डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को क्या किया है? रेटिफाई किया है। किसके साथ? इंडिया के साथ। Next news is about CSE's Ease of Living Index 2020. So let's see what is it. According to the Ease of Living Index 2020 released by Center for Science and Environment, ये जो Ease of Living Index 2020 है, इसे किसने रिलीज किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में बेंगलुरु कर्नाटका विद स्कोर ऑफ 66.7 हैज बीन रैंक्ड एज इंडियाज मोस्ट लाइवेबल कैपिटल सिटी, फॉलोड बाय चेन्नई तमिलनाडु एट नंबर 2, शिमला हिमाचल प्रदेश एट नंबर 3। तो ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, मतलब कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं वो कितनी आसान है, ठीक है। आसान इन द सेंस कि मान लीजिए कि कोई एक स्टेट तो ऐसा है जहाँ पे लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है एंड दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनको क्या नहीं मिल पा रहा है? उनको एट द एंड ऑफ द डे दे आर गेटिंग ओनली 100 और 200 रुपीज़, जिससे कि उनके परिवार का जो लालन पालन है वो नहीं चल पा रहा है। वो अपनी फैमिली को प्रॉपर चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, जिन प्रॉपर जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक जगह मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर लोगों के पास जो 9-2 वक्त की रोटी है वो तो है ही, ठीक है। उनके पास जो है इतना अनलिमिटेड इतना पैसा है उनके पास, इतनी ईजी है उनकी ज़िंदगी कि वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जीने का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो मतलब यही वही चीज़ है कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट है। ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। एंड इसमें बेंगलुरु जो है वो टॉप पर है। ये इंडिया की बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है, ये मोस्ट लाइवेबल कैपिटल सिटी है। और उसके बाद चेन्नई, उसके बाद तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है, सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब ये जो इंडेक्स है इज पार्ट ऑफ द रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021। ये जो इंडेक्स है ये इस रिपोर्ट का क्या है? हिस्सा है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021। नेक्स्ट इज दैट Nishtha Capacity Building Program. Let's look what is Nishtha Capacity Building Program. On the lines of National Education Policy NEP 2020 and to achieve academic excellence in Eklavya Model Residential Schools EMRSS, Ministry of Tribal Affairs partnered with National Council for Educational Research and Training NCERT for conducting capacity building program Nishtha, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement across 350 functional EMRSS in India. देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वो हम सभी उसके बारे में जानते हैं। तो उसकी जो उसमें लिखा हुआ था उन चीज़ों को देखते हुए, उनसे अलाइन करते हुए एंड ताकि जो एकेडमिक एक्सीलेंस है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के में उसको अचीव किया जा सके, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने NCERT के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप की है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम है निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इसको क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स इसकी फुल फॉर्म है, ओके, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इसको जो है जो इंडिया के 350 एकलव्य क्या कहते हैं 350 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनमें क्या किया जाना चाहिए है? फंक्शनल यानी कि लागू कर देना चाहिए है।
Next news is that S&P cut India's fiscal year 2022 GDP growth forecast to 9.5%. S&P का कहना है कि जो इंडिया की फिस्कल ईयर 2021 की जीडीपी ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, मतलब उन्होंने फोरकास्ट किया है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं एंड हर बार जो है कुछ ना कुछ, एंड हर कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज़ करती है कि भाई इतने इस फिस्कल ईयर में इतनी परसेंटेज जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो चेंज होती रहती हैं, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि हर महीने या 1-2 महीने में चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है एस.एन.पी ने कि फिस्कल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की है इन्होंने, 9.5%। जून 2021 एस.एन.पी ग्लोबल रेटिंग्स रिवाइज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन फिस्कल ईयर 2022 टू 9.5% फ्रॉम इट्स अर्लियर फोरकास्ट ऑफ 11%। तो इन्होंने कहा है कि जो पहले इन्होंने फोरकास्ट की थी 11%, अब इन्होंने जून में कह दिया कि 9.5% होगी। तो वही मैंने कहा कि बदलती रहती हैं। ठीक है, सो इट प्रोजेक्टेड द ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 2023 एट 7.8%, और इन्होंने फिस्कल ईयर 2023 के लिए जो ग्रोथ है उसको 7.8% पर प्रोजेक्ट किया था। So here friends, we reached to the end of our session, and I hope that you have liked the video, and I hope that you are learning a lot of new things in this current affairs sessions. And फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे इन करंट अफेयर सेशन में ऐड करना चाहिए है, और अगर आपकी और कोई भी सजेशंस हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर अगर ये चीज़ इन सेशंस में होगी तो वो आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी, तो आप ज़रूर अपनी सजेशंस को मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ कॉमेंट्स लिखकर अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट्स लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ और इन्हांस कर सकती हूँ, एंड कि मैं कितने एफर्ट्स कर सकती हूँ कि इस करंट अफेयर सेशन को आपके लिए एक ऐसा सेशन बना दिया जाए कि आपको इस सेशन के अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े अपनी करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि इस करंट अफेयर्स में आपको वो सब कुछ मिल जाए जो कि आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड फिर भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। सो इस सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट न्यूज़ लेकर आती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, एंड जिसमें मैं 95% श्योर होती हूँ कि येस ये इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में आपने जैसा कि देखा होगा मैं इन सेशंस में ये भी बताती हूँ कि किस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि अगर आप खुद भी कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उस टाइम पे आप खुद भी एनालाइज कर सकें कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक इस सब्जेक्ट से या फिर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं और ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आ सकूँ। And keep following friends and keep liking my videos friends. Thank you so much and have a wonderful day ahead, and please take care of yourself and your families and be double masked whenever you go out, and thank you and have a wonderful day ahead.